हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आपका आपके यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत है। हम आपके लिए अपने इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर बीकॉम के सिलेबस के कंपलसरी सब्जेक्ट इनकम टैक्स की पूरी एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको एक तरफ से हर एक रूल और उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 बाय 1 मिलते हैं। आप हमसे जुड़कर अपने कॉमर्स की पढ़ाई एक प्रॉपर वे में पूरी कर सकते हैं। जैसी पढ़ाई आप पाना चाहते हैं, यहाँ बिल्कुल वैसी ही पढ़ाई आपको अवेलेबल कराई जाती है। हम आपकी पढ़ाई का वो नज़रिया, वो अंदाज, वो ऑफलाइन पढ़ाई या क्लासरूम पढ़ाई यहाँ लेकर आते हैं। आप हमसे जुड़कर अपने कॉमर्स की पढ़ाई एक सिस्टमेटिक ढंग से पूरी कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप बीकॉम या एमकॉम के छात्र हैं तो आपके जितने भी सब्जेक्ट बनते हैं, चाहे वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो या न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हो, उनकी स्पेशल कोचिंग क्लासेस हम यहाँ लेकर आते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमसे नए जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट मिल सके। आप हमसे पेड क्लास भी ले सकते हैं। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आप बहुत थोड़े से शुल्क का भुगतान करके हमसे एक रेगुलर क्लास पाते हैं। PDF मिलेगा, डाउट सेशन रखा जाएगा, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। तो ये सब कुछ पाने के लिए आप हमसे पेड क्लास ले सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हम आपके लिए इनकम टैक्स, आयकर के सबसे महत्वपूर्ण 5 पाठों में से एक, पहला तो वेतन से आय, मकान से आय, व्यापार अथवा पेशे से लाभ, पूंजी लाभ और अन्य साधनों से आय। ये 5 हेड होते हैं आय के, 5 हेड ऑफ इनकम। उसमें से आय का चौथा शीर्षक कैपिटल गेन की आपके लिए शुरुआत कर चुके हैं। हमने इसके रूल भी बता दिए और हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ चले हैं। कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बता दिए, जैसे जिस संपत्ति पर WDV पद्धति से ह्रास लगता था, उस संपत्ति के प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने आपको बता दिए। और हमने अंशों से संबंधित आपको क्वेश्चन बता दिया, अधिकार अंश से संबंधित, बोनस अंश से संबंधित। अब संपत्तियों की बारी आई। कल संपत्तियों के बारे में भी हम क्वेश्चन शुरू कर चुके थे, जब कोई प्लॉट खरीदा था तो, और उसके बाद उसको बेच दिया। आज मकान, प्लॉट, इन्हीं सब की बारी है। तो हम सीधे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं, मतलब कल के क्वेश्चन को ही आगे बढ़ाते हैं। मतलब ये अभी तक आपने ये जाना कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई पूंजी संपत्ति है और अपनी पूंजी संपत्ति वो किसी दूसरे को देता है, बेचता है, तब उसे पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण कहेंगे। और अगर उसने अतिरिक्त मूल्य पे दिया, जितने में उसने पाया था उससे अधिक पे दिया, तो उसे पूंजी लाभ होगा, और अगर उससे कम पे दिया तो उसे पूंजी हानि होगी। हम पूंजी लाभ की गणना भी जान गए। पूंजी लाभ 2 प्रकार के होते हैं, एक अल्पकालीन और एक दीर्घकालीन। अगर कोई संपत्ति 3 साल पूरा होने के पहले पहले बेच दी जाए तो अल्पकालीन, और अगर 3 साल पूरा होने के बाद बेची जाए तो दीर्घकालीन। अंशों में हमने ये बताया कि अगर कोई संपत्ति 2 साल पूरा होने के पहले पहले बेच दी जाए तो अल्पकालीन, और अगर 2 साल पूरा होने के बाद बेची जाए तो दीर्घकालीन। चलिए, हमने ये सारी बातें आपको बता दी थी। कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन आइए देखिएगा। प्राप्त करने की लागत क्या होती है? मैंने आपको कई बातें बताई। अगर किसी पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण हम कर रहे हैं तो सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि वास्तव में वो पूंजी संपत्ति हमें मिली कितने में थी। किसी भी करदाता द्वारा यदि पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण किया जाता है तो ये देखा जाता है कि वो पूंजी संपत्ति प्राप्त करने की लागत क्या थी। तो जितने में कोई करदाता किसी पूंजी संपत्ति को पाता है या बनवाता है, वही उसकी प्राप्त करने की लागत कहलाती है।
अगर उस संपत्ति को पाने के संबंध में कोई व्यय किया जाता है, जैसे भाड़ा या स्थापना आदि पर खर्चे किए जाते हैं, दलाली या कमीशन वगैरह दिया जाता है, तो वो सारे खर्चे उसमें जोड़ दिए जाते हैं। विशेष रूप से याद रखिएगा। चलिए, अगर किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति उपहार में मिले तो, वसीयत के अनुसार मिले तो, तब मैंने क्लियर कट कहा था, अगर ऐसे कभी हालात बने किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, तो ये देखा जाएगा कि उसके पुराने स्वामी के लिए प्राप्त करने की लागत क्या थी। तो जो उसके पुराने स्वामी के लिए प्राप्त करने की लागत थी, वही उस नए स्वामी के लिए भी प्राप्त करने की लागत मानी जाएगी। देखिएगा, इन्हीं बातों पर एक सवाल, उदाहरण 7, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट। यक्स ने 1998-99 में एक रिहायशी मकान 1,50,000 रुपये में खरीदा। 98-99 में, 2001 के पहले। 1 अप्रैल 2001 को इसका उचित बाजार मूल्य 2 लाख रुपए है और उसने यह मकान 2004-05 में वाई को उपहार में दे दिया। उपहार के दिन मकान का उचित बाजार मूल्य 4,20,000 रुपये था। जेड ने वाई पर मुकदमा चला दिया कि उपहार में मिली हुई संपत्ति पर उसका अधिकार है। वाई ने जेड को 50,000 रुपये मुकदमे में राजीनामा करने के लिए दिए। वाई ने इस मकान को 10 दिसंबर 2009 को 23 लाख रुपए में बेच दिया। यक्स तथा वाई के लिए कर योग्य पूंजी लाभ की गणना कीजिए। वाई ने इस मकान को 10 दिसंबर 2019 को 23 लाख रुपए में बेच दिया। यक्स तथा वाई के लिए कर योग्य पूंजी लाभ की गणना कीजिए। 2001-2, 2004-5 तथा 2019-20 में लागत स्फीति सूचकांक क्रमशः 100, 113 और 289 था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न। लेकिन मैंने आपसे कहा है कि अगर आप कैपिटल गेन के प्रश्न लगाने जाते हैं तो जब ये सूचनाएं जुड़ती हुई चली जाती हैं तो हमारे दिमाग से वो स्लिप हो सकती हैं। इसलिए बेहतर यह है कि हम पहले उसको एक तरफ से एक सिस्टमेटिक ढंग से लिख लें, तब लगाने में बेहतरी महसूस होगी। और मैंने आपसे ये कहा था कि ये मेरा लगाने का तरीका है, ठीक। मैं इन क्वेश्चंस को ऐसे लगाना पसंद करता हूँ। अब आपको अगर वो बेहतर लगे तो आप उस अंदाज को अपना सकते हैं, अगर बेहतर ना लगे तो आप उस अंदाज को छोड़ सकते हैं, ठीक। ये विशेष याद रखिएगा। लेकिन क्वेश्चन जो सॉल्व करना होगा वो तो आपको करना ही होगा। तो हम हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 7 पे। मैंने कहा कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो चलिए हम हर एक बारीकियों को चुनते हुए आपके लिए इलस्ट्रेशन 7 लेके आते हैं, ठीक। हर एक बारीकियों को चुनते हुए हम आपके लिए इलस्ट्रेशन 7 लेके आते हैं। चलिए, हमें ये नहीं पता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। तो जब कभी ऐसे हालात बने तो मैंने बार बार कहा है, यहाँ हम शीर्षक बना देते हैं कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म होगा तो शॉर्ट टर्म लिख देंगे, लॉन्ग टर्म होगा तो लॉन्ग टर्म लिख देंगे। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-2021, ठीक। शॉर्ट टर्म होगा तो शॉर्ट टर्म लिख देंगे और लॉन्ग टर्म होगा तो लॉन्ग टर्म लिख देंगे। अब क्वेश्चन में ये कहा है, कोई यक्ष नाम का व्यक्ति है, 98-99 में एक रिहायशी मकान 1,50,000 रुपये में खरीदा। ये यक्ष हैं। 1998-99 में इन्होंने एक मकान, यक्ष नाम का व्यक्ति है, 1998-99 में एक मकान 1,50,000 रुपये में खरीदा। 1,50,000 रुपये में खरीदा। 1,50,000 रुपये में खरीदा और 1 अप्रैल 2001 को इस मकान का उचित बाजार मूल्य, 1 अप्रैल 2001 को इस मकान का उचित बाजार मूल्य, 1 अप्रैल 2001 को इस मकान का उचित बाजार मूल्य 2 लाख रुपए था। यहाँ तक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। कोई यक्ष नाम का व्यक्ति है
और यक्ष ने मकान खरीदा, वो भी कब? 1998-99 में 1,50,000 रुपये में मकान खरीदा। 1998-99 में 1,50,000 रुपये में मकान खरीदा और इसी मकान का उचित बाजार मूल्य 2 लाख रुपए है, वो भी कब? 1 अप्रैल 2001 को। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ना हुई। उसने यह मकान 2004-05 में वाई को उपहार में दे दिया। 2004-05 में वाई को उपहार में दे दिया। वाई को उपहार में दे दिया। ध्यान देना, वाई को ये मकान किस में मिला? फ्री में मिला। वाई को उन्होंने ये मकान उपहार में दे दिया। आगे बढ़ जाते हैं। उपहार के दिन मकान का उचित बाजार मूल्य 4,20,000 रुपये था। अगर उन्होंने वाई को ना दिया होता, यह मकान बेच दिया होता, तो उन्हें 4,20,000 रुपये मिलते। बाजार मूल्य उस दिन 4,20,000 रुपये था। चलिए, भी मान लिया। आगे बढ़ गए। जड ने वाई पर मुकदमा चला दिया। टांग अड़ा दिए जड। जड ने वाई पर मुकदमा चला दिया। कोई जड नाम का व्यक्ति है, ये वाई पे कर दे रहा है मुकदमा। कह रहा है इस मकान पर मेरा भी स्वामित्व है, मुझे भी हिस्सा मिलना चाहिए। जड ने वाई पर मुकदमा चला दिया और उपहार में मिली हुई संपत्ति पर उसका अधिकार है, ऐसा उसने दावा किया। अब वाई को बड़ा कष्ट हुआ। ध्यान दीजिएगा, पूरी बातें क्या बन रही हैं, क्वेश्चन यहीं से घूम जाएगा। ये कोई यक्ष नाम का व्यक्ति था। 1998-99 में एक मकान बनवाता है। यक्ष ने एक मकान बनाया 1998-99 में। 1,50,000 रुपये में मकान बनाया। यही मकान 2001 में उसकी वैल्यू कितने रुपए थी? 2 लाख। अब मुद्दा ये बना, 2004-05 को उन्होंने यही मकान किसको उपहार में दे दिया? वाई को उपहार में दे दिया। अब एक जड नाम के व्यक्ति हैं, हो सकता है वाई के भाई ही क्यों ना रहे हों, कोई भी रहे हों, तो जड ने ये कहा कि इस मकान पर मेरा भी स्वामित्व है या मेरा स्वामित्व है, मुकदमा कर दिया। अब वाई और जड दोनों इस मकान पर अपने स्वामित्व का दावा कर रहे हैं। तो वाई जाके किनारे से मिल लिए किससे? जड से। कहें फर्जी परेशान हो रहे हो, तुम्हारा इसमें कुछ है नहीं, पेपर मेरे नाम है, आप कुछ नहीं पाइएगा, परेशान ना होइए, ना ही मुझे परेशान करिए। तो जड ने उनकी बात मानी और जड ने ये कहा कि अगर आप मुझे 50,000 रुपया दे देते हैं तो मैं केस हटा दूंगा। जड ने कहा अगर आप मुझे 50,000 रुपया दे देते हैं तो मैं केस हटा दूंगा। तो यहाँ पे वाई ने जड को मुकदमे में राजी करने के लिए 50,000 रुपये दे दिया। 50,000 रुपया पा गए। किससे? वाई से। वाई से 50,000 रुपया पा गए और अब ये बीच से हट गए। आगे बढ़ जाते हैं। वाई ने इस मकान को सोचा, भाई इसमें झंझट है, भविष्य में कोई फिर आ सकता है, दिक्कत कर जाएगा। तो वाई ने इस मकान को 10 दिसंबर 2019 को 10 दिसंबर 2019 को इस मकान को 23 लाख रुपए में बेच दिया। 23 लाख रुपए में बेच दिया। अब यक्ष तथा वाई के लिए कर योग्य पूंजी लाभ की गणना कीजिए, और वो भी कैसे? यहाँ स्फीति सूचकांक 289 था 2019-20 में। 2004-05 में स्फीति सूचकांक 113 था और 2001 में स्फीति सूचकांक 100 था। क्वेश्चन हल करना है। पूरी बातें समझ में आ गई? आप ये सोच रहे होंगे ये जनाब अनप्रोडक्टिव या अनप्रोडक्टिव वर्क करने में इतने समय गंवा दिया। अब मेरा क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता। देखिएगा कैसे। इनके पास मकान था, इन्होंने मकान बनवाया अप्रैल 98-99 में। एक बात याद रखना, हमने नियम बताया है, अगर कोई संपत्ति हमने 1 अप्रैल 2001 के पहले पाई है, तुरंत आपके दिमाग में वो बात घुस जानी चाहिए। अगर हमने कोई संपत्ति 1 अप्रैल 2001 के पहले पाई है
तो उस संपत्ति को प्राप्त करने की लागत या 1 अप्रैल 2001 को उसका बाजार मूल्य दोनों में जो ज़्यादा होता है वही उसकी प्राप्त करने की लागत होती है। तो यहाँ दोनों में ज़्यादा कौन है? इन्होंने बनवाया था 1,50,000 में और 1 अप्रैल 2001 को उसकी लागत थी कितने रुपए या बाजार मूल्य कितने रुपए था? 2 लाख। तो दोनों में ज़्यादा है 2 लाख। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यक्स के पास एक कितने रुपए का मकान था? 2 लाख का था। वो भी कब? 1 अप्रैल 2001 को। उन्होंने यही मकान 2004-05 में वाई को दे दिया। 4,20,000 उस दिन उसकी वैल्यू थी, लेकिन उन्होंने उसको उपहार में ये मकान दे दिया। मतलब वाई को मकान फ्री में मिला। हमने आपको नियम बताया है, अगर किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति उपहार में मिलती है तो भाई इन्होंने तो उस मकान को पाने के लिए कुछ भी ना खर्च किया ना। लेकिन जब किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति उपहार में मिलती है तो उसके लिए प्राप्त करने की लागत वही होती है जो उसके पुराने स्वामी के लिए थी। तो इस मकान का पुराना स्वामी कौन था? यक्स। और यक्स के लिए प्राप्त करने की लागत कितने रुपए कही गई है? 2 लाख रुपए। तो वही प्राप्त करने की लागत किसके लिए होगी? वाई के लिए भी होगी। क्लियर? अगर किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति उपहार में मिलती है तो उसके लिए प्राप्त करने की लागत तो शून्य होती है, तो लेकिन यह शून्य नहीं मानी जाती। इसके लिए प्राप्त करने की लागत वही होगी जो उसके पुराने स्वामी की थी। लेकिन जब जड़ ने टांग अड़ाई तो जड़ को इन्होंने मुकदमा राजीनामा करने के लिए 50,000 रुपये अलग से दिए। क्या वो प्राप्त करने की लागत में जोड़ा जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, गैर कानूनी व्यय है। अगर आपका स्वामित्व था और सही था तो वो सरकार आपको दिलाएगी, आपको किसी को पैसा देने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। ये गलत था। ये प्राप्त करने की लागत में शामिल नहीं किया जाएगा, उनके खर्चे नहीं माने जाएंगे और उसकी कोई छूट नहीं बनती है। क्लियर? और जब इन्होंने हमारे गत वर्ष में बेच दिया, दिसंबर 2019 मतलब 19-20 में बेचा, तो पूंजी लाभ बना। अब एक संपत्ति खरीदी गई है 2001 में या 98-99 में कह लीजिए, बेची जा रही है 2019 में, 20 साल बाद। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म। तो आइए हल करते हैं। सेल प्रोसीड, सेल प्रोसीड, सेल प्रोसीड। कितने रुपए में बेचा है? 23 लाख रुपए में बेचा है। लेस, अब यहाँ विक्रय व्यय होता है तो घटा देते हैं, विक्रय व्यय तो कोई है नहीं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन घटाते हैं, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन घटाते हैं। उस जमाने में हुए खर्च को इस जमाने में कन्वर्ट करते हैं, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो हम पहले इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन घटाएंगे। तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकलेगा? प्राप्त करने की लागत, प्राप्त करने की लागत, अभी तो लिख दे रहा हूं आज सूत्र, इन फ्यूचर नहीं लिखूंगा, गुणे गत वर्ष का स्फीति सूचकांक, गत वर्ष का स्फीति सूचकांक, गत वर्ष का स्फीति सूचकांक मतलब जिस वर्ष में वो संपत्ति बेची गई बटे जिस वर्ष में क्रय की गई है उस वर्ष का स्फीति सूचकांक, क्रय वर्ष का स्फीति सूचकांक, क्रय वर्ष का स्फीति सूचकांक। अब यहाँ प्राप्त करने की लागत क्या होगी? तो मैंने अभी नियम बताया, यहाँ संपत्ति बेचा किसने है? वाई ने। तो प्राप्त करने की लागत तो वाई के लिए ही जाना चाहिए, और वाई को ये संपत्ति मिली थी उपहार में। लेकिन मैंने आपको ये नियम बताया, अगर किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति उपहार में मिले तो उसके लिए प्राप्त करने की लागत वही होती है जो उसके पुराने स्वामी के लिए थी। तो पुराने स्वामी के लिए प्राप्त करने की लागत तो 98-99 में थी 1,50,000। वहाँ भी एक नियम है कि अगर कोई संपत्ति 1 अप्रैल 2001 के पहले पाई गई है, तो अगर कोई संपत्ति 1 अप्रैल 2001 के पहले पाई गई है तो 1 अप्रैल 2001 को उसका हम बाजार मूल्य देखते हैं कि दोनों में ज़्यादा जो रहा हो। तो इन्होंने 98-99 में बनवाया था 1,50,000 में, और वही बाजार मूल्य 2 लाख रुपए था 2001 में। तो दोनों में ज़्यादा कौन? 1,50,000 या 2 लाख? 2 लाख। तो प्राप्त करने की लागत क्या मानी जाएगी? 2 लाख। तो पूरा नियम क्लियर? अगर किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति उपहार में मिली तो उसके लिए प्राप्त करने की लागत वही होगी जो उसके पुराने स्वामी के लिए थी, 2 लाख।
गुणे गत वर्ष का स्फीति सूचकांक 289 बटे जिस वर्ष में पाई गई उस वर्ष का स्फीति सूचकांक 100। 2001 के पहले के लिए तो 100 ही माना जाता है। हल कर देंगे, ठीक। जब हल कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा ये 5,78,000। तो 23 लाख में बेचे हैं, जबकि उसका 5,78,000 मूल्य था, तो 17,22,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इतना याद रख लीजिएगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आते हैं इलस्ट्रेशन 8 पर, लेकिन पहले आपने इसे क्लियर कर लिया, बहुत ही बेहतर। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते हैं एग्ज़ाम में, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में जब मिलेंगे ना, क्वेश्चन तो सॉल्व होगा एक लाइन में, लेकिन आपका दिमाग घुमा देगा, है ये श्योर है, ठीक। मतलब आप सोच रहे, अब ये सोचिएगा, ये 50,000 रुपये खर्च था, वो इलीगल था, उसकी कोई छूट नहीं बनी, ठीक। चलिए, इलस्ट्रेशन 8। मिस्टर ए ने 2000 में दिल्ली में एक मकान 1 लाख रुपए का खरीदा, बहुत अच्छे, तथा 2000 में इस मकान में 2 कमरे तथा एक बरामदा 30,000 की लागत पर बनवाए। उसने इस मकान में सुधार किया। अभी तक किसी क्वेश्चन में मिला नहीं था सुधार, लेकिन कल मैं नियम बता चुका हूँ। और मई 2014 में 2 गुसल खाने, अब लो, गुसल खाने मतलब बाथरूम, 2 गुसल खाने 2,40,000 रुपए की लागत पर बनवाए। मिस्टर ए ने 1 जुलाई 2019 को यह मकान 25 लाख रुपए में बेच दिया, और 1 अप्रैल 2001 को उसका उचित बाजार मूल्य 4 लाख रुपए था। तो पूंजी लाभ ज्ञात कीजिए। 2001, 2, 2014, 15, 2019, 20 में लागत स्फीति सूचकांक क्रमशः 100, 240 और 289 था। फिर यहाँ एक बेहतर नियम आपके लिए टकरा रहा है। कैसा नियम है, जानिएगा ज़रा। पहले तो हम इलस्ट्रेशन 8 पे आ चले हैं। नियम ये, पहले हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं वैसे ही जैसे मैंने बार बार आपको समझाया कि आप वैसे ही प्रोडिक्शन कर लिया करिए, तो आपके लिए बेहतर होगा। मिस्टर ए ने 2000 में दिल्ली में एक मकान 1 लाख रुपए का खरीदा। मिस्टर ए ने 2 लाख रुपए का एक मकान, 2 लाख रुपए का एक मकान, ओहो, 2000 में दिल्ली में एक मकान 1 लाख रुपए में खरीदा। तो 1 लाख रुपए का मकान दिल्ली में, वो भी कब, सन 2000 में खरीदा, ठीक। अब यहाँ याद रखिएगा, ए ने 2000 में दिल्ली में एक मकान कितने रुपए में खरीदा, 1 लाख रुपए में खरीदा, और 2000 में ही इस मकान में 2 कमरे और एक बरामदा, 2 कमरे एक बरामदा 30,000 रुपए की लागत पर बनवाए। 30,000 रुपये लागत पर बनवा दिया। अभी मामला 2000 का ही चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। मिस्टर ए ने 2000 में 1 लाख रुपए का एक मकान खरीदा। मिस्टर ए ने 2000 में 1 लाख रुपए का एक मकान दिल्ली में खरीदा, और उस मकान में 2 कमरे और एक बरामदा 30,000 रुपये की लागत पे बनवाया। उसने इस मकान में सुधार किए और मई 2014 में 2 गुसलखाने, मई 2014 में 2 गुसलखाने, मई 2014 मतलब 2014-15, 2 गुसलखाने, और वो भी 2 गुसलखाने कितने रुपए में बनवा दिए,
2,40,000 रुपये की लागत पर बनवा दिया। 2,40,000 रुपये की लागत पर बनवा दिया। इन्होंने 2 बार सुधार किया। एक बार सन 2000 में, तब 2 कमरा 1 बरामदा बनवाया, और एक बार 2014 में, तब 2 गुसल खाने बनवाए। मिस्टर ए ने यही मकान 1 जुलाई 2019 को 1 जुलाई 2019 को यही मकान 25 लाख रुपए में बेच दिया। 25 लाख रुपए में बेच दिया। यही मकान 1 जुलाई 2019 को 25 लाख रुपए में बेच दिया। 1 अप्रैल 2001 को मकान का उचित बाजार मूल्य कितने रुपए दिया है? 1 अप्रैल 2001 को, यहाँ इस बीच में डेट होगी, 1 अप्रैल 2001 को मकान का उचित बाजार मूल्य 1 अप्रैल 2001 को मकान का उचित बाजार मूल्य 4 लाख रुपए है। 4 लाख रुपए है। 1 अप्रैल 2001 को मकान का उचित बाजार मूल्य 4 लाख रुपए है। लागत स्फीति सूचकांक दिया गया है 2019-20 के लिए 289, 2014-15 के लिए दिया गया है 2014-15 के लिए 240, और 2001 के लिए तो 100 है ही। चलिए, पूरा क्वेश्चन हमने क्लियर कर दिया। तो मिस्टर ए के पास दिल्ली में सन 2000 में 1 लाख रुपए में एक मकान खरीदा या बनवाया, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक। तो यहाँ ये बात बनी कि सन 2000 में दिल्ली में एक मकान 1 लाख रुपए में खरीदा। उसी साल उस मकान में उन्होंने 30,000 रुपये लागत खर्च कर दिए, तो मकान उनका और बन गया। यहाँ तक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलो मान लिया, मतलब उन्होंने सुधार कार्य करवा दिया 2000 में। अब बात आई, फिर होते होते 14 साल बाद इन्होंने मकान में फिर से एक बार सुधार कार्य करवाया, और तब कितने रुपए खर्च कर दिए? 2,40,000 रुपये खर्च करके 2 गुसल खाने इन्होंने बनवा दिए। अब वही मकान 2019-20 में ला के बेच रहे हैं। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? खरीदा था 2000 में, बेच रहे हैं 2019 में, 19 साल बाद। लॉन्ग टर्म, क्योंकि 3 साल बीत चुके हैं। तो जब 3 साल बीत चुके हैं तो सेल्फ प्रोसीड, भाई बेच तो रहे ही हैं, सेल्फ प्रोसीड। कितने रुपए में बेच रहे हैं? 25 लाख में, लेस। अब लॉन्ग टर्म है तो इसलिए प्राप्त करने की सूचकांक लागत घटेगी, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब प्राप्त करने की लागत क्या होगी? अब नियम यह कहता है कि इन्होंने ये मकान पाया है सन 2000 में, तो इनके लिए प्राप्त करने की लागत, नियम है, अगर किसी व्यक्ति ने कोई संपत्ति 2001 के पहले पाई है तो जितने में पाई है वो, या 2001 को उसका बाजार मूल्य, दोनों में जो अधिक हो वही उसके लिए प्राप्त करने की लागत कही जाती है। जितने में पाई है वो, या 2001 को उसका बाजार मूल्य, दोनों में जो अधिक है वही उसके लिए प्राप्त करने की लागत कही जाती है। तो यहाँ इन्होंने 2000 में पाई थी 1 लाख में, और 2001 में उसका बाजार मूल्य था 4 लाख। दोनों में ज़्यादा कौन है? 4 लाख। तो प्राप्त करने की लागत कही जाएगी 4 लाख। ठीक, यहाँ तक बात समझ आई? फिर से सुन लीजिए। मिस्टर ए ने दिल्ली में एक मकान 1 लाख रुपए में खरीदा 2000 में। अगर वही मकान 2001 में खरीदा होता तो कितने रुपए का होता? 4 लाख का होता। मार्केट वैल्यू दिया है। आगे आके 2019-20 में वो मकान 25 लाख रुपए में बेच दे रहे हैं। तो अगर किसी व्यक्ति ने कोई संपत्ति अपनी बेची तो ये देखेंगे सबसे पहले उसने वो संपत्ति पाई कितने में थी, प्राप्त करने की लागत। तो इन्होंने पाई तो 1 लाख रुपए में थी, लेकिन यहीं पे नियम है, अगर किसी व्यक्ति ने कोई संपत्ति 2001 के पहले खरीदी है तो जितने में खरीदी है वो, या 2001 को उसका बाजार मूल्य, दोनों में जो ज़्यादा होता है वही उसकी प्राप्त करने की लागत होती है। तो यहाँ 2001 को उसका बाजार मूल्य 4 लाख है, जो कि अधिक है, तो यही उसकी प्राप्त करने की लागत होगी। गुणे गत वर्ष का स्फीति सूचकांक, अब हम बदल रहे हैं, उस खर्चे को इस खर्चे में कन्वर्ट कर रहे हैं। इस समय महंगाई की दर 289 है स्फीति सूचकांक, और उस समय महंगाई की दर कितनी थी? 100।
अब अगर हम इसे निकाल देते हैं तो 4000 गुणे 289, 11,56,000, आई थिंक 11,56,000। ठीक, घटा सकते हैं, चाहो तो अभी ना ही घटाओ, अंदर ही रहने दो, अभी सुधार भी घटाना है। 11,56,000। ठीक, एक तो ये घट गया। अब इन्होंने सुधार करवाया है कितनी बार? 2 बार। फिर एक नियम आप ये सोच रहे होंगे ये व्यक्ति आता है, फिर एक नियम, फिर एक नियम, रेगुलरिटी। इनकम टैक्स में ना मैं आपका मददगार हूँ और ना माँ भगवती आपकी मददगार हो सकती है। इनकम टैक्स में केवल एक चीज़ आपकी मददगार हो सकती है और वो है रेगुलरिटी। और मेरे ऊपर तो माँ भगवती का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है कि मैं ये चीज़ें भूलता नहीं हूँ। अब चाहे इसे मेरी इंस्पिरेशन कह लीजिए या मेरी मेहनत कह लीजिए या कुछ भी, लेकिन वो आपके साथ भी जज्बा होना चाहिए। तो यहाँ ये है, इन्होंने सुधार कार्य 2 बार करवाया है। कितनी बार? 2 बार। अगर किसी व्यक्ति ने सुधार काम करवाया, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट या रिपेयर भी आप इसे कह सकते हो। अब अगर इसने सुधार कार्य करवाया है तो सुधार कार्य पे नियम है। अगर वो सुधार कार्य 2001 के पहले हुआ है तो हमें उससे कोई मतलब नहीं होता, छोड़ देते, उसकी कोई छूट नहीं मिलती। एक सुधार कार्य तो चला गया जब इन्होंने 2 कमरे और 1 बरामदा बनवाया था। लेकिन दूसरी बार इन्होंने सुधार कार्य करवाया तब 2 गुसलखाने बनवाए, इसकी ज़रूर छूट मिलेगी। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, क्योंकि 3 साल से अधिक पे है ना। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कितने रुपए का सुधार कार्य था? 2,40,000 का। तो गत वर्ष का स्फीति सूचकांक 289 और जिस वर्ष में यह सुधार कार्य हुआ था उस वर्ष का स्फीति सूचकांक 240। अगर इसे हम हल कर देंगे तो यह जाएगा 2,89,000। तो कुल इनके लिए खर्च कितना आया? 11,56,000 प्राप्त करने की लागत आई, 2,89,000 सुधार करने की लागत आई, 14,45,000। और वही सामान कितने रुपए में बेचा है? 25 लाख में बेचा है, मतलब 10,55,000 रुपये इनके लिए फ़ायदा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। बहुत अच्छे, हम अगले नियम की ओर बढ़ चलते हैं या अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। इलस्ट्रेशन 9, स्क्रीनशॉट प्लीज़। अब ऐसे क्वेश्चन हैं बेटा 1 लाइन के, केवल 10 नंबर में एग्ज़ाम में आता है। ठीक, 10 नंबर में एग्ज़ाम में आता है। तो ये आपके उन नियमों पर मैं आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कि आपसे उस पर गलतियाँ तो नहीं हो सकती। मिस्टेक नेवर एक्सेप्टेड। ठीक, मैं आपके लिए हर एक विकल्प, हर एक सुविधा आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप इनकम टैक्स में किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं कर सकते और आप अपने आप को विश्व पटल पे रख के तुलना कर लेना। इनकम टैक्स, अब चूँकि स्पेशली आप भारत के परिप्रेक्ष्य की बात करिएगा तो पूरे भारत में आप अपने आप को किसी और से तुलना कर लेना, आपको सबसे बेहतर नहीं तो सबसे बेहतर में से एक आप ज़रूर होंगे, ये श्योर है। ठीक, चलिए उदाहरण 9 पे आते हैं। यक्स ने 10 मई 1984 को एक मकान संपत्ति 76,000 में क्रय की। बहुत साल पहले यक्स ने 1984 को एक मकान संपत्ति 76 में क्रय की और उसने 88-89 में 80,000 रुपये का व्यय करके मकान के ऊपर पहली मंजिल तल्ला का निर्माण कराया। 12 सितंबर 2004 को उसकी मृत्यु हो गई। ओह, यह संपत्ति मिसेज यक्स को वसीयत द्वारा हस्तांतरित हो गई। मिसेज यक्स ने 2005 में इसके नवीनीकरण और पुनर्निर्माण पर 81,900 रुपये व्यय किए। संभव है वृद्ध महिला रही होंगी।
लेकिन उन्होंने क्या किया कि मकान पे पुनर्निर्माण या नवीनीकरण पे व्यय कर दिया। 15 मार्च 2020 को मिसेज यक्स ने इस मकान संपत्ति को 18 लाख रुपए में बेच दिया और मिसेज यक्स ने 18,000 रुपये दलाली के भुगतान किए। 1 अप्रैल 2001 को मकान का उचित बाजार मूल्य 3,20,000 रुपये था। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए कर योग्य पूंजी लाभ की गणना कीजिए। 2001-2, 2005-6, 2019-20 में लागत स्फीति सूचकांक 117 और 289 था। तो पूरी बात क्या बनी? यक्स ने 10 मई 1984 को एक मकान संपत्ति, यक्स ने 10 मई 1984 को एक मकान 76,000 रुपये में बनवाया या खरीदा, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक, तो यक्स ने एक मकान 76,000 रुपये में क्रय किया और उसने 88-89 में 80,000 रुपये का व्यय किया। 1988-89 में 88-89 में कह रहे हैं 80,000 रुपये व्यय करके मकान पे एक मंजिल और बना दी। 80,000 रुपये खर्च किया, पहली मंजिल बन गई, पहली मंजिल बन गई या एक मंजिल और बन गई। ठीक, फिर आगे कह रहे हैं 12 सितंबर 2004 को उसकी मृत्यु हो गई। 12 सितंबर 2004 को उसकी मृत्यु हो गई। 12 सितंबर 2004 को यक्स की मृत्यु हो गई। ठीक, मृत्यु हो गई और यक्स की मृत्यु होने के बाद वसीयत के द्वारा यह संपत्ति मिसेज यक्स को मिल गई। अब मिसेज यक्स मालिक हो गई वसीयत से। वसीयत से मिसेज यक्स के पास मालिकाना हक चला गया 2004 में। फिर आगे कह रहे हैं मिसेज यक्स ने 2005-6 में इसके पुनर्निर्माण पर 2005-6 में मिसेज यक्स ने इसके पुनर्निर्माण पर 81,900 रुपये व्यय कर दिए। 81,900 रुपये व्यय कर दिए पुनर्निर्माण पर। पुनर्निर्माण पर व्यय कर दिया 81,900 रुपये। 15 मार्च 2020 को 15 मार्च 2020 को उन्होंने यही संपत्ति 18 लाख रुपए में बेच दिया। 18 लाख रुपए में बेच दिया और उसके बेचने पर 18,000 रुपये दलाली भी दिए हैं। 18,000 रुपये दलाली भी दिए हैं। 1 अप्रैल 2001 को मकान का उचित बाजार मूल्य 1 अप्रैल 2001 को मकान का उचित बाजार मूल्य 3,20,000 रुपये था। 3,20,000 रुपये था। 2019-20 के लिए स्फीति सूचकांक 289, 2005-6 के लिए स्फीति सूचकांक 117 और 2001 के लिए स्फीति सूचकांक 100। क्वेश्चन हल करिए। ट्रैक पर ट्रैक बनता हुआ चला गया। तो सबसे पहले 10 मई 1984 को एक मकान खरीदा 76,000 में। वही मकान में 80,000 रुपये और खर्च कर दिया तो एक मंजिल बन गई। ये सब अभी 2001 के पहले हो रहा है और 2001 को उसका बाजार मूल्य कितने रुपए है? 3,20,000 है। यहीं से दिमाग घूमेगा। और 2004 में उनकी मृत्यु हो गई तो वसीयत के अनुसार संपत्ति पत्नी को मिल गई। याद रखिएगा, अगर किसी को संपत्ति वसीयत के अनुसार मिलती है तो उसकी संपत्ति उस पुराने अगर किसी को वसीयत के अनुसार कोई संपत्ति मिलती है तो उसके लिए प्राप्त करने की लागत वही होती है जो उसके पुराने मालिक के लिए थी। अगर किसी को वसीयत के अनुसार कोई संपत्ति मिलती है तो उसके लिए प्राप्त करने की लागत वही होगी जो उसके पुराने स्वामी के लिए थी। ठीक, चलिए मान लिया। अब इन्होंने 81,900 रुपये खर्च करके पुनर्निर्माण करा दिया मिसेज यक्स ने और बाद में उन्होंने ये मकान बेच दिया। तो सही मायनों में ये मकान खरीदा गया था 1984 में और बेचा गया 2020 में, 36 साल बाद। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म तो बेचा है, चलिए लॉन्ग टर्म। सेल प्रोसीड
कितने रुपए में बेचा? 18 लाख रुपए में बेचा है। लेस सेल एक्सपेंस, बेचने पर उन्होंने कुछ खर्च भी किया है। कितने रुपए खर्च किया है? 18,000 दलाली दिया है। तो हमने बार बार बताया कि अगर आपने कोई संपत्ति बेची और बेचने पर कोई खर्च किया तो उस खर्च को उसमें से क्या कर देते हैं? घटा देते हैं, तब नेट सेल निकल के आता है। नेट सेल निकल के आ गया। 18 लाख रुपए में कोई सामान बेचा और उस सामान को बेचने के लिए 18,000 रुपये का खर्च किया। 18,000 रुपये का खर्च घटा दिया तो सही मायनों में सामान बेचा कितने रुपए में? 17,82,000 रुपये में बेच दिया है, मान लिया। लेस अब प्राप्त करने की लागत क्या होगी? तो ये सामान बेचा है मिसेज एक्स ने। मिसेज एक्स को सामान यहां मिला वसीयत के अनुसार, तो मिसेज एक्स के लिए प्राप्त करने की लागत क्या थी? तो अगर इनको संपत्ति वसीयत के अनुसार मिली तो इनके लिए प्राप्त करने की लागत तो शून्य थी। लेकिन नियम ये कहता है अगर किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति वसीयत के अनुसार मिले तो उसके लिए प्राप्त करने की लागत वही होगी जो उसके पुराने स्वामी के लिए थी। अब पुराने स्वामी ने मकान तो बनवाया था सन 84 में और बनवाया था 76,000 रुपये में खरीदा था। यहाँ भी अब एक नियम आ गया 2001 के पहले। तो अगर किसी व्यक्ति ने कोई संपत्ति 2001 के पहले खरीदी है या बनवाई है तो उसका मूल्य और 2001 को उसका बाजार मूल्य दोनों में जो ज़्यादा हो वही उसकी प्राप्त करने की लागत होती है। तो 84 में था 76,000 और 2001 में था 3,20,000, दोनों में ज़्यादा कौन है? 3,20,000। तो प्राप्त करने की लागत होगी 3,20,000। ठीक, नियम में नियम जुड़ते हुए चले गए। क्या नियम बना? मिसेज एक्स के लिए प्राप्त करने की लागत तो वही होगी जो मिस्टर एक्स के लिए थी, एक नियम। और मिस्टर एक्स ने खरीदा है 1984-85 में 2001 के पहले, तो 2001 का अब उसका बाजार मूल्य ज़्यादा है तो ही उसका बाजार मूल्य ही उसकी प्राप्त करने की लागत होगी। इनके लिए शून्य था, लेकिन इसके पुराने स्वामी वाली लागत ही इनकी लागत मानी जाएगी। पुराने स्वामी वाली लागत 2001 के पहले का है और 2001 का बाजार मूल्य, दोनों में जो ज़्यादा है वही उसकी प्राप्त करने की लागत होगी। तब हम उसका इंडेक्स निकाल लेंगे क्योंकि हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हल कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो एग्जैक्टली वही घट जाता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो इंडेक्स्ड घटाते हैं क्योंकि हम उस ज़माने में हुए खर्च को इस ज़माने में कन्वर्ट कर देते हैं। तो प्राप्त करने की लागत 3,20,000 गुणे 289 बटे 100। 289 इस वर्ष का है जिस वर्ष बेचा गया है और 100 उस वर्ष का जिस वर्ष पाया गया था। ठीक, तो आ जाएगा 9,24,800। फिर इंडेक्स्ड कास्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इंडेक्स्ड कास्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट सुधार कराया है। इंडेक्स्ड कास्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट सुधार कितने में हुआ? तो एक बार सुधार तो इन्होंने भी कराया था मिस्टर एक्स ने, उस समय से कोई मतलब नहीं है, 2001 के पहले हुआ है। 2001 के बाद सुधार कराया है मिसेज एक्स ने, उसकी छूट मिलेगी। तो 81,900 का इन्होंने सुधार कराया और उस वर्ष स्फीति सूचकांक कितना था? 117। जिस वर्ष बेचा गया उस वर्ष स्फीति सूचकांक कितना है? 289। याद रखिएगा, जिस वर्ष बेचा जाएगा उस वर्ष के स्फीति सूचकांक से गुणा होगा और जिस वर्ष वो कार्य हुआ रहता है उससे भाग। 81,900 गुणे 289। आप इसे बिल्कुल ऐसा समझिए, उस साल वो 117 का था, इस साल होता तो 289 होता। 2,02,300 प्लस 9,24,800 मिलके 11,27,100 घट जाएगा 17,82,000 में से। 6,54,900 रुपये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्लियर? ऐसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप हमसे पेड क्लास भी ले सकते हैं। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आप बहुत थोड़े से शुल्क का भुगतान करके हमसे एक रेगुलर क्लास पाते हैं। PDF मिलेगा, डाउट सेशन रखा जाएगा, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। तो ये सब कुछ पाने के लिए आप हमसे पेड क्लास ले सकते हैं। और स्पेशली अगर आप हमसे नए जुड़े हैं तो सबसे पहले हमारे इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए,
ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट मिल सकें। तो आज की क्लास में इतना ही, अगले दिन नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। चलते हैं दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।